नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के पाठ्यक्रम में हिंदी के जो प्रथम इकाई है भाषा साहित्य या भाषा शिक्षण, तो उस पर जो अध्ययन करने वाले हैं और उनमें से जो प्रथम इकाई है, हमने दूसरा अध्याय देखा था जो हिंदी बोलियों से संबंधित था। हिंदी की उपभाषाएं या उनकी बोलियों का अध्ययन हम लगभग 18 वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर प्रथम अध्याय में या इकाई नंबर 1 में प्रथम अध्याय जो है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस तरह रही है। मूल रूप में प्राप्त न म अंतस्थ ध्वनियों का वैदिक में लोप हो गया था। अब ये वैदिक क्या है, वैदिक संस्कृत जो है वह आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ध्वनियों का लोप था या वैदिक में प्रथम या मूल जो वैदिक या संस्कृत की एक भाषा हम कह सकते हैं या एक भाग हम कह सकते हैं, जिसे वैदिक संस्कृत ऐसा जो अविकसित रूप था हिंदी का वह इसमें रहा है। और न म अंतस्थ ध्वनियों का वैदिक में लोप हो गया था या लोप हो गया है। मूल भारोपीय में 3 प्रकार की क वर्ग ध्वनियाँ थी। मूल भारोपीय, अब भारोपीय परिवार क्या है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके मन में पड़ रहे होंगे। इसके बारे में हम अलग से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें समझना है कि मूल भारोपीय परिवार में ये 3 प्रकार की क वर्ग ध्वनियाँ थी। क वर्ग क्या है, अलग अलग वर्ग है, तो ये व्यंजनों और स्वरों की जो पहचान है उसका अध्ययन हम अलग वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो क वर्ग ध्वनियाँ थी, किंतु वैदिक में एक ही प्रकार की क वर्ग यानी क वर्ग में आने वाले क ख ग घ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, मूल भारोपीय में क वर्ग तथा ट वर्ग का नितांत अभाव था, जबकि वैदिक ध्वनियों में ये 2 वर्ग आ मिले, जिसका कारण द्रविड़ भाषा का प्रभाव है। ठीक है, मूल भारोपीयों में एक ही स यहाँ नश्म ध्वनि थी। वैदिक में इसके साथ श तथा क्ष ये 2 नश्म ध्वनियाँ आकर जुड़ जाती है। ठीक है, तो पहले स ही था, उसके बाद क्ष और क्ष यह आकर उसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब जब हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम उसमें देख रहे हैं, तो आपको एक बात यहाँ याद रखनी होगी कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को या इसमें आने वाली भाषाओं को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है 1500 ईस्वी सन पूर्व से 500 ईस्वी सन पूर्व तक, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है 500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें 1000 ईस्वी सन से लेकर अब तक। ठीक है, अब प्रथम भाग हम पहले देखेंगे इस वीडियो में, और आने वाले वीडियो में हम अगला जो मध्यकालीन और आधुनिक भाषाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है 1500 ईस्वी सन पूर्व से 500 ईस्वी सन पूर्व तक। ठीक है, इसका समय 1500 ईस्वी सन पूर्व माना गया है। यह काफ़ी विवादास्पद है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग जो समझ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सर्वमान्य जो मत है वह दिया है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया जाता है, लेकिन सर्वमान्य या विद्वानों का जो सर्व मत एक है वही मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। इस वर्ग में भाषा के 2 रूप मिलते हैं, एक है वैदिक या प्राचीन संस्कृत और संस्कृत या लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब संस्कृत के भी 2 प्रकार पड़ते हैं यहाँ पर। पहला जो उसका रूप था वैदिक या प्राचीन संस्कृत जिसे कहा जाता है, और बाद में संस्कृत या लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसमें हम वैदिक संस्कृत के बारे में जो अध्ययन करेंगे। वैदिक संस्कृत का अर्थ होता है, इसे वैदिक भाषा या वैदिकी भी कहा जाता है, छांद यह भी कहा जाता है, और प्राचीन संस्कृत यह भी कहा जाता है। अर्थात वैदिक संस्कृत के 4 नाम हैं: वैदिक भाषा, वैदिकी भाषा, छांद और प्राचीन संस्कृत। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर वैदिक भाषा का प्राचीनतम जो रूप है, वो प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में सुरक्षित है।
आज अगर हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो हमें ये वैदिक या प्राचीन संस्कृत हमें दिखाई देती है, प्राचीन संस्कृत भाषा हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब इस वैदिक संस्कृत का जो विकास या उसका उद्भव किस तरह हुआ था कि 3 संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि की भाषा वैदिक या वैदिकी रही है, किंतु इन सभी में भाषा का एक ही रूप नहीं मिलता है, अलग अलग रूप मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझने की है आप लोगों को कि वैदिक संस्कृत के अलग अलग रूप तत्कालीन समय में मिलते थे, या हमारे पास जो ग्रंथ अभी उपलब्ध है उसमें 3 संहिताओं ब्राह्मण ग्रंथों में अलग अलग रूप इस भाषा के मिलते हैं, एक रूप कहीं पर भी नहीं मिलता। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 9वें मंडल तक की जो भाषा सर्वाधिक प्राचीन दिखाई देती है, यह अवेस्ता के अत्यधिक निकट है, अवेस्ता के अत्यधिक निकट है। शेष संहिताओं तथा अन्य ग्रंथों में भाषा का रूप प्राचीनतम है, जिनमें आर्यों का वातावरण तत्कालीन पंजाब के वातावरण से मिलता जुलता वर्णित होता है। इसी प्रकार वैदिक भाषा के 2 रूप और मिलते हैं। दूसरा रूप मध्य देशीय भारत का तथा तीसरा रूप पूर्वी भारत का। वैदिक भाषा का प्रवाह अनेक शताब्दियों तक रहा होगा ऐसा लगता है। जो रूप आज हमें वैदिक साहित्य या ऋग्वेद से मिलता है वह तत्कालीन साहित्यिक भाषा ही थी, न कि बोलचाल की। ठीक है, हमें इससे इतना ही समझना है कि वैदिक भाषा का जो रूप है, हम अभी जो ऋग्वेद या अलग अलग वैदिक साहित्य पढ़ते हैं तो उससे हमें समझ में आता है कि वह तत्कालीन जो भाषा थी वह साहित्यिक भाषा थी, न कि बोलचाल की। अब बोलचाल की भाषा किस तरह की रही होगी हमें ये कहना बहुत कठिन है, और विद्वानों का कहना भी है कि तत्कालीन बोलचाल की भाषा को जानने का कोई भी साधन आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ अनुमान साहित्यिक वैदिक के आधार पर हम लगा सकते हैं, यानी जो वैदिक साहित्य आज उपलब्ध होता है उस साहित्य के आधार पर कुछ अनुमान विद्वान लगाते हैं कि इस तरह बोलचाल की भाषा रही होगी, लेकिन पूर्णतः सहमत ऐसे नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि वह तत्कालीन साहित्य को पढ़कर ही हम वैदिक साहित्य की भाषा जानते हैं। तो बोलचाल की भाषा किस तरह की रही होगी इसके बारे में कहना कठिन है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि वैदिक साहित्य ऋग्वेद में ज़्यादा मिलता है। आज हम जब साहित्य पढ़ते हैं तो ये उसका एक स्रोत है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब वैदिक भाषा की ध्वनियाँ। वैदिक भाषा की ध्वनियाँ मूल भारतीय ध्वनियों से कई बातों से भिन्न है। मूल भारतीय 3 ह्रस्व स्वर अ, ए, ओ के स्थान पर वैदिक में केवल अ ही मूल ह्रस्व स्वर शेष है। ठीक है, ये थोड़ा सा विभाजन है, आपको याद रखना होगा कि वैदिक भाषा में किस तरह स्वरों का उपयोग होता था, कौन से स्वर थे, ये आगे हमें देखना ही है। मूल भारतीय परिवार में 3 दीर्घ स्वर थे, आ, ए, ओ के स्थान पर वैदिक में केवल आ ही मूल दीर्घ शेष है स्वर। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे कि वैदिक ध्वनि समूह अर्थात वैदिक स्वर और व्यंजन उसके प्रकारों के आधार पर उसका विभाजन हम पहले देखेंगे, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह वैदिक भाषा रही है। ठीक है, इसके बाद इसकी विशेषता भी देखेंगे। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी होगी कि हिंदी की अभी जो विकसित हिंदी है तो हिंदी के स्वर अलग है, हिंदी के व्यंजन अलग है, संख्या कम ज़्यादा है, इसमें थोड़े बहुत स्वर अलग आपको दिखाई देंगे और हिंदी में आपको अलग दिखाई देंगे, इसीलिए आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन में पड़ना नहीं है। ठीक है, वह भी हम स्वर व्यंजन अलग से देखने वाले हैं, लेकिन यह जो स्वर व्यंजन यहाँ दिए जा रहे हैं वह वैदिक या प्राचीनतम संस्कृत के हैं। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मूल स्वर यहाँ पर अ, आ, ई, उ, रू। अब यहाँ रू का दूसरा एक रू ऐसा उच्चारण होता है, लू, ए, ओ। इस तरह 11 यहाँ पर स्वर है, मूल स्वर। अब संयुक्त स्वर यहाँ ए, औ, इस तरह 2 स्वर है, कंठ क, ख, ग, घ, न, ये क वर्ग हो गया। तालव्य च, छ, ज, झ, त्र, ये च वर्ग।
मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, न, ल, ह। ट वर्ग। द दंत ध्वनियाँ देखिए, दंत में त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, म। प वर्ग की ये ध्वनियाँ हैं। दंतोष्ठ में व एक आता है और उसके बाद अंत्यस्थ में य, र, ल, व और शुद्ध अनुनासिक यानी अनुस्वार यहाँ दिया गया है। संघर्षी श, क्ष, स, ह। क, ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश और जीवामूल्य प, फ से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश। यहाँ पर आप थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ नाम दिए हैं स्वर और उनका विभाजन भी दिया है। हमारे जो मूल स्वर है यानी वैदिक संस्कृत में मूल स्वर 11 ही थे, उसके बाद कुल मिलाकर जो ध्वनियाँ हैं 11 और 41 व्यंजन मिलाकर 52 यहाँ पर ध्वनियाँ होती है। ठीक है, तो इसके बाद वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत की यहाँ विशेषताएं हम देखेंगे, जिसके आधार पर हमें जो ये भाषा समझने में काफ़ी मदद हो सकती है। ठीक है, अब प्रत्येक भाषा अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण अपना एक अलग अस्तित्व रखती है, आपको पता होगा। उसी तरह वैदिक भाषा की अपनी विशेषताएं हैं जो इस तरह है। ठीक है, वैदिक भाषा में स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण के साथ ही उनका प्लुप्त उच्चारण भी होता है, जैसे आसित, विदंती आदि। ठीक है, वैदिक भाषा में लु स्वर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वरघात का बहुत महत्व है। इसमें 3 प्रकार के स्वर है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये अभी आपको याद रखना होगा कि वैदिक भाषा में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है एक आध बार कि वैदिक भाषा में 3 प्रकार के स्वर कौन कौन से हैं, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वैदिक मंत्रों के उच्चारण में इनका ध्यान रखना अनिवार्य है। स्वर परिवर्तन से शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे इंद्र शत्रुहा। इंद्र शत्रुहा, कोई इंद्र शत्रु ऐसा भी कहता है। तो स्वर के परिवर्तन से ही अर्थों में परिवर्तन हो सकता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी वैदिक भाषा की स्वराघात प्रधानता का बहुत महत्व है। प्राचीन वैदिकी भाषा में ल के स्थान पर र का व्यवहार मिलता है, जैसे सलील के स्थान पर शरीर, इस तरह उच्चारण होता है। वैदिक भाषा में संधि नियमों में पर्याप्त शिथिलता दृष्टिगोचर होती है। अनेक बार संधि योग्य स्थलों पर भी संधि नहीं होती और 2 स्वर साथ साथ प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे तितऊ, अ, उ, गो पाशा, ओ, औ, इस तरह। वैदिक भाषा में शब्द रूप में पर्याप्त अनेक रूपता मिलती है। उदाहरण के लिए प्रथमा विभक्ति, द्विवचन देवा और देवो, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद बहुवचन में जना, जनहा और जनास। तृतीय विभक्ति बहुवचन में देवे और देवे भी, 2 रूप मिलते हैं। यह विविधता अन्य रूपों में भी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर यही विविधता धातु रूपों में भी उपलब्ध है। एक ही कृ धातु लट लकार प्रथम पुरुष में कृनुते, करोति, कुरुते, करति आदि अनेक रूप मिलते हैं, यानी एक ही रूपों के अलग अलग धातु रूप यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, धातुओं से एक ही अर्थ में अनेक प्रत्यय लगते हैं, जैसे क ही तुमुन प्रत्यय के अर्थ में तुमुन से सेन, असे, असेन, कसे, कसेन, अधे, अधेन, कधेन, शधेन, तवे, तवेड़ और तवेन, ऐसे 16 प्रत्यय मिलते हैं वैदिक भाषा में। वैदिक भाषा में उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। उदाहरण अभित्वा पूर्वपीतये सृजान्मि, यानी ऋग्वेद यहाँ अभि उपसर्ग का प्रयोग सृजान्मि क्रियापद से पृथक स्वतंत्र रूप से हुआ है। इसी प्रकार मानुषान अभि, यानी रु
अभी स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, इसको बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है। उसके बाद आपके जो ध्यान में बैठ जाएगा कि कहाँ पर क्या थोड़ा सा अलग है और वैदिक भाषा को समझने में काफ़ी आपको मदद हो सकती है। ठीक है, तो ये बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसीलिए क्योंकि आप सुने भी और पढ़े भी। क्योंकि भाषा साहित्य या जो भाषा शिक्षण होता है, जो व्याकरण का भाग होता है, बहुत ही बार जो छात्रों को कठिन जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा और आप सुनेंगे भी तो आपको समझने में काफ़ी मदद होगी। ठीक है, इसके बाद पद रचना की दृष्टि से वैदिक भाषा श्लिष्ट योगात्मक है। संबंध तत्व यानी प्रत्यय के जुड़ने पर यहाँ अर्थ तत्व प्रकृति में कुछ परिवर्तन तो हो जाता है, किंतु अर्थ तत्व तथा संबंध तत्व अलग अलग पहचाना जा सकता है। ठीक है, यहाँ ग्रह नाम, यहाँ ग्रह प्रकृति तथा नाम प्रत्यय स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैदिक भाषा है या वैदिक संस्कृत है या प्राचीन संस्कृत है, इसकी विशेषताएं और इसका संपूर्ण परिचय समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपको अगर एक बार में ये समझ में नहीं आया तो दोबारा आपको इस वीडियो को देखिए, दोबारा वीडियो को स्टॉप कर करके इसको सुनिए, पढ़िए और फिर इसको याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि वैदिक जो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अगर ये समझ में आती है तो आगे आपको भाषा शिक्षण या भाषा साहित्य समझने में काफ़ी मदद होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी विषय को लेकर यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में आने वाली या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आने वाली जो हमारी अब दूसरी संस्कृत या लौकिक संस्कृत है, इसका भी परिचय देखेंगे और आने वाले समय में हम मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं का भी परिचय देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।